हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर और उसकी पहली वीडियो में। तो जैसा कि मैंने दूसरे चैनल पे आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो एक रिव्यू वीडियो होगी एक इलेक्ट्रिक बाइक की। और इस जो कंपनी है जिसका ये बाइक है उसकी सर्विस इतनी कमाल है कि जितना टाइम मुझे इस बाइक को लिए हुए हुआ है उसमें से आधा टाइम ये बाइक सर्विस सेंटर पे खड़ा रहा है। इसलिए जो थंबनेल है उसमें मैंने 8 मंथ्स को काट के 4 मंथ्स लिखा है। सर्विस के नाम से शायद आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओला की और मेरे पास जो बाइक है वो है ओला रोडस्टर एक्स 3.5 किलोवाट बैटरी के साथ। तो आज हम इस बाइक का जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले हम इस बाइक का पूरा वो ग्राउंड देख लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारा ओला रोडस्टर एक्स 3.5 किलोवाट बैटरी के साथ। तो आज हम इसका पूरा फिजिकल ओवरव्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में सबसे पहले हमें हमारे प्यारे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, उसके ऊपर मिलता है नंबर प्लेट। आगे हमारा LED DRL, इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हाई बीम और लो बीम दोनों में काफ़ी अच्छी लाइट देता है। इसके नीचे है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद है जो फ्रंट व्हील है वो है 18 इंच का एलॉय व्हील हमें मिल जाता है देखने को। मडगाड़ी क्वालिटी ये वाली काफ़ी अच्छी है। ये पीछे वाला थोड़ा प्लास्टिक का है। अगर बात करें हम राइट साइड की, तो राइट साइड में हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है। बस राइट साइड का डिज़ाइन ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा और हो सकता था। ये मैंने ब्लैक में लिया था इसलिए आपको अच्छा दिख रहा है, अदरवाइज़ बाकी जो दूसरे कलर्स हैं उसमें थोड़ा अजीब दिखता है। वैसे जो डिज़ाइन है वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे लगा है बैटरी पैक। इसके बाद यहाँ पे रोडस्टर एक्स की ब्रांडिंग, यहाँ पे है रियर ब्रेक, ये फुट रेस्ट और ये पीछे वाले फुट रेस्ट। और हम आगे बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं ट्विन शॉक ऑब्जर्वर, ये दोनों साइड है ट्विन शॉक ऑब्जर्वर हमें देखने को मिल जाते हैं। और साथ में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें लेग गार्ड देखने को मिल जाता है जो कि भाई पूरे 2.5 महीने बाद आया था। इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊँगा आपको। पूरे 2.5 महीने लग गए डिलीवर होने में इसको। अगर हम बात करें रियर व्हील की, तो रियर व्हील में हमें 17 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं बैक साइड की, तो नीचे नंबर प्लेट, ये है इंडिकेटर और यहाँ पे आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा, ये हमने जुगाड़ किया हुआ है। ये भी जब ये सर्विस सेंटर पे खड़ा था 4 महीने के लिए, जब ये टूट गया था, इसका मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। इस साइड हमें लग जाता है ये बैग है और साथ में है ये गार्ड है, जैसे साड़ी या फिर दोपट्टा या फिर धोती के लिए। और साथ में यहाँ फुट रेस्ट है, अगेन फुट रेस्ट, एक और फुट रेस्ट, और ये है स्टैंड। और यहाँ पे हमें ये सीट खुलती है तो ये चाबी के लिए है। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको चाबी लगानी है, ऐसे घुमाना और ये सीट खुल जाती है। इसके नीचे रखा है चार्जर और ऐसे ही ये सीट, उस चाबी को थोड़ा और घुमाना पड़ेगा वापस से और उसके बाद सीट बंद हो जाएगी। और साथ में रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। सब आ जाते हैं बाइक के ऊपर। बाइक में चाबी लगाते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ पे आपको टाइम भी देखने को मिल जाता है। तो अभी लगभग 19:11, मतलब 7:11 हो चुके हैं। और बाइक में इस साइड कुछ भी नहीं है, बस ये हाई बीम और लो बीम है। नीचे है इंडिकेटर्स, जैसे कि, और हाँ इंडिकेटर लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी लाइट है इंडिकेटर की, रात में आराम से आप दिख सकती है, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिकेटर की लाइट काफ़ी अच्छी है। तो फिर से हम चलते हैं बाइक के ऊपर। और यहाँ पे है मेन भाई, यहाँ पे थ्रोटल देने के लिए, जैसे कि मैं आपको दे के दिखा सकता हूँ। और एक और बात, जैसे कि पाकड़ दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको स्टैंड ऊपर करना है। तो स्टैंड है इसको ऊपर कर देता हूँ। जब तक स्टैंड ऊपर नहीं होगा तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बटन आपको दिख रहा है इसको और ब्रेक को इकट्ठा दबाना है। जैसे कि आपने देखा है नॉर्मल सेट हो चुका है दबाते ही, और यहाँ पे नॉर्मल रेंज दिखा रहा है अराउंड 148, 89% बैटरी है। अगर मैं इसको इको पे कर देता हूँ तो ये 89% बैटरी 187 दिखाता है। तो आप मान सकते हो लगभग ये 175-180 की रेंज दे देता है इको मोड में। नॉर्मल में अगर हम बात करें तो ये 150 के आसपास दे देता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और हम स्पोर्ट्स में बात करें तो यहाँ पे देखो 130 दिखा रहा है, तो आप मान सकते हो 110-120 ये दे देगा आराम से। और अभी तक ये चला है लगभग 1927, मतलब 2000 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हो। तो मैंने इसको अभी स्टार्ट किया इसलिए आपको यहाँ ट्रिप किलोमीटर 0 दिखा रहा है। जैसे ही मतलब एक ट्रिप के अगर आप ये चाबी बंद कर देते हो तो ये ट्रिप वापस से 0 दिखाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि हेडलाइट ऑन है ये। तो अब हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे थ्रोटल है, जैसे कि मैंने इसको दबाया और नॉर्मल पे आ गया, ये थ्रोटल है। इसके बाद यहाँ पे हमें रिवर्स मोड देखने को मिलता है।
ये रिवर्स आ गया। अगर इसको थ्रोटल को मैं वापस ऐसे घुमाऊंगा तो ये पीछे चलेगा, जैसे कि पीछे जा रहा है अभी। इस क्रूज को ऐसे बंद कर सकते हैं। यह क्रूज कंट्रोल, जैसे कि आपको हाथ में रेस थ्रोटल दबाते दबाते आप लंबी दूरी पे जा रहे हो, थ्रोटल करते करते आपका हाथ में दर्द होने लग गया, तो आप इस क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हो। फिर आपको थ्रोटल रेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें मिल जाता है ये, जैसे कि मैंने बताया, मोड चेंज करने के लिए है। इसके बाद है ये स्टार्ट के लिए। ये है रियर व्यू मिरर, और इस साइड वाला टूट गया। और मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे और मैं शोरूम में भी गया था, लेकिन वहाँ पे अभी तक भाई इनके जो पार्ट्स हैं अवेलेबल नहीं हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिकेटर टूट गया था, तो इंडिकेटर भी अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पे भी नहीं है, और जिनका शोरूम है सर्विस सेंटर वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये जो रियर व्यू मिरर है ये अभी तक नहीं लगाया है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए गन। यहाँ आप गन लगा सकते हो, मतलब 2 साइड से आप चार्ज कर सकते हो, एक तो सीट के नीचे और यहाँ से भी। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपना सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो भाई ये था इस बाइक का पूरा वॉक अराउंड। तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ। एक लाइन में बताऊं तो कुछ खास ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका शेयर कर देता हूं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये जो बाइक है वो हमने लिया था लास्ट दीपावली पे, मतलब 19 अक्टूबर 2025 को। दीपावली से एक दिन पहले हम इस बाइक को घर लेके आए थे। हमने इसको रिजर्व तो पहले ही कर लिया था 2024 में, जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम हमने इसको रिजर्व कर लिया था 1000 रुपये की पेमेंट करके। तो इसके बाद दीपावली से 1-2 महीने पहले हमारा जो एरिया है उसमें डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना दीपावली पे एक नया व्हीकल घर लेके आया जाए। तो दीपावली से एक दिन पहले हम इसको घर लेके आए थे, और जैसे ही घर लाते हैं हम थोड़ा बहुत चलाते हैं इसको, और उसके बाद हम इसको शाम को चार्ज लगाते हैं तो भाई बाइक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये चार्ज ही नहीं हो रहा था। शोरूम में जो सेल्स पर्सन थे, मैंने उनको बोला था कि आप इसको चार्ज लगा दिखा दो, तो उन्होंने चार्ज लगाया। जो चार्जर है उसमें रेड लाइट ऑन हुई, और जो स्क्रीन है उस पर शो कर रहा था चार्जिंग। उसके बाद उन्होंने इसको हटा लिया, तो उन्होंने दिखाया कि चार्ज हो रहा है। तो हमने सोचा भाई चार्ज तो हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन जब शाम को घर पे हम इसको चार्ज लगाते हैं तो भाई जैसे हमने चार्ज लगाया, रेड लाइट ऑन हुई, स्क्रीन पे दिखा दिया चार्जिंग, लेकिन 2 घंटे बाद भी 1% भी बैटरी चार्ज नहीं हुई थी। मुझे आज भी याद है 63% इसकी बैटरी चार्ज थी, और 2 घंटे बाद भी ये 63% ही थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया जो रेड लाइट है चार्जर में, कुछ सेकंड बाद 10-15 सेकंड बाद वो ग्रीन हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो बाइक है वो चार्ज होने लगेगा। और ये बात जो सेल्स पर्सन उन्होंने नहीं बताई थी, बल्कि उनको बतानी चाहिए थी। और साथ में यूट्यूब ये भी बताएगा कि जो ब्लैक बटन है इसके प्लग में, वो भी दबना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की इसको चार्ज करने की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये बाइक चार्ज नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट डे मैं शोरूम जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपके बाइक में ये दिक्कत है, चार्ज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने दूसरी बाइक का चार्जर इसमें लगा के देखा, लेकिन वो भी चार्ज नहीं कर रहा था। और मजे की बात यह है कि पूरे शोरूम में सिर्फ एक बाइक का चार्जर था जो काम कर रहा था, बाकी किसी भी बाइक का चार्जर काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इस चार्जर को घर लेके जा सकते हो। तो मैं जो नया चार्जर था उसको घर लेके आ जाता हूँ। तो उसके बाद बाइक चार्ज होने लगता है। तो हमने सोचा कि शायद सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं गलत था। उसके बाद मैं इस बाइक की लैमिनेशन वगैरह करा लेता हूँ। उसके बाद 29 अक्टूबर को, मतलब 10 दिन बाद, इस बाइक का जो लेग गार्ड था वो मैं ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि जो शोरूम वाले थे उन्होंने बोला था कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप जल्दी चाहते हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो इसलिए मैंने 999 में जो लेग गार्ड है वो ऑर्डर कर दिया था। लेकिन वो जो लेग गार्ड था वो मुझे 2.5 महीने बाद जनवरी में जाकर डिलीवर हुआ था, लेकिन उस टाइम तक तो बाइक खराब ही हो चुका था। तो उसके बाद तारीख आती है 17 नवंबर की, जिस दिन इस बाइक में पहली बार सिस्टम इशू आता है और ये बाइक नहीं चलता है। मतलब आप देख रहे हो पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है इस बाइक को लिए हुए, अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं। उससे पहले ही इस बाइक में सिस्टम इशू आ गया है और ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। एक बात अच्छी हुई कि सुबह सुबह ही हमें पता चल गया, क्योंकि ये बाइक हमने पापा जी के लिए लिया था ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक स्कूटी है जिसमें बार बार किक मारनी पड़ती थी। तो इसलिए ही हमने पापा जी के लिए एक नया बाइक लिया था। तो जैसे वो सुबह निकलते हैं इसको लेके, तो निकलते ही इस बाइक में सिस्टम इशू आ जाता है और ये नहीं चलता है। और ये तो अच्छा हुआ कि सुबह ही पता चल गया, अदरवाइज रास्ते में खराब हो जाता तो इसका तो मैकेनिक भी नहीं मिलता। तो इसके बाद मैं इस बाइक को शोरूम लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेल्स पर्सन को बताता हूँ कि आपके बाइक में सिस्टम इशू आ गया है तो इसको ठीक करके दो। तो उन्होंने भाई सीधा मना कर दिया कि ये हमारा काम नहीं है, सर्विस वालों का काम है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब मैंने बाइक आपसे लिया है तो मैं आपसे ही बोलूँगा ना, तो आप बोलोगे सर्विस वालों को, लेकिन उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ दिया कि ये हमारा काम नहीं है, बाइक में कोई भी दिक्कत आती है अब सर्विस वाले से बात करो। तो उसके बाद मैं जाता हूँ सर्विस वाले भाई के पास। तो उन्होंने सबसे पहली बात तो यही बोली कि भाई जो बाइक है उसकी ट्रेनिंग हमारी नहीं हुई है, मतलब बाइक को ठीक करने की उनकी ट्रेनिंग ही अब तक नहीं हुई है, हमें सिर्फ स्कूटी ठीक करनी आती है, उसकी ट्रेनिंग हमारी हुई है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है। फिर भी उन्होंने बोला कि आप छोड़ जाओ, हम इसको देख लेंगे। उसके बाद 15 दिन तक ये बाइक वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इस बाइक को हिसार लेके जाओ। तो इसके बाद मैं इस बाइक को हिसार लेके जाता हूँ।
और हिसार जाने के बाद भाई कुछ टाइम तो वो जॉब कार्ड ओपन नहीं करते। चलो मैं समझता हूँ बहुत सारे वहाँ पे स्कूटी वगैरह खड़ी थी, शायद इसे जॉब कार्ड ओपन नहीं किया होगा। पहले भी 3-4 बाइक और लगभग 40 स्कूटी वहाँ खड़ी थी, तो इसलिए उन्होंने जॉब कार्ड ओपन पहले तो नहीं किया, लेकिन फाइनली उन्होंने जॉब कार्ड ओपन किया। और जॉब कार्ड ओपन करने के लगभग 2.5-3 महीने बाद मुझे अपना बाइक वापस मिलता है 17 मार्च को। मतलब आप देख रहे हो 17 नवंबर को बाइक खराब हुआ था और 17 मार्च को उनका कॉल मेरे पास आता है कि आपका जो बाइक है वो ठीक हो चुका है, आप इसको लेके जा सकते हो। मतलब पूरे 4 महीने इन्होंने लगा दिए बाइक को ठीक करने में। उसके बाद मैं इस बाइक को घर लेके आता हूँ और मुझे पता चलता है कि जो भाई इंडिकेटर है वो टूट चुका है। चलो इंडिकेटर की तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लगभग 40 स्कूटियाँ और लगभग 4-5 बाइक खड़े थे। हो सकता है जब इन्होंने ठीक करने के लिए निकाला हो, वापस रखा हो, टूट गया हो, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम आपकी जो वेबसाइट है, शोरूम है, उस पर कम से कम ये पार्ट्स अवेलेबल तो होने चाहिए। आप अभी भी इनकी वेबसाइट या शोरूम में जाकर पता कर सकते हो। बाइक का जो भी इंडिकेटर है या फिर रियर व्यू मिरर है वो अब तक अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मेरी बाइक में दोनों ही टूटे हुए हैं, तो अभी भी इनके जो वेबसाइट वगैरह है उन पर अवेलेबल अब तक ये पार्ट्स नहीं है। और जो इंडिकेटर था वो इन्होंने फेविक्विक से चिपका रखा था। तो घर आते वक्त जब मैंने बाइक चलाई तो इसका जो पीछे वाला मडगार्ड है वो काफ़ी हिलता है, तो इसी की वजह से जो इंडिकेटर है वो हिल के टूट गया, क्योंकि इन्होंने फेविक्विक से क्यों चिपका रखा था। तो इस तरह ये बाइक पूरे 4 महीने सर्विस सेंटर में रहने के बाद अभी फाइनली मेरे पास वापस आया है। और लगभग पिछले 3 महीनों से ये बिल्कुल सही चल रहा है बाइक, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये जो इतना टाइम लगा है मुझे, मैं इतना परेशान हुआ हूँ, इसमें गलती किसकी है? तो सबसे बड़ी गलती तो एक कंपनी की है, क्योंकि जो सर्विस वाले भाई है उनको तो क्या ही बोले। जब मैं अपना बाइक लेके उनके पास गया था तो लगभग 40 स्कूटियाँ वहाँ खड़ी थी और 4-5 बाइक भी खड़े थे। मतलब कंपनी की तरफ से काफ़ी इशू है, क्योंकि जो हिसार में मैकेनिक है उनकी भी बाइक को ठीक करने की ट्रेनिंग नहीं हुई है, वहाँ पे भी यही हाल था। तो कंपनी ने जब अपने मैकेनिक्स की ट्रेनिंग नहीं करवाई थी तो ये बाइक लॉन्च किया ही क्यों? उनको बाइक लॉन्च किए हुए लगभग 1 साल हो गया था, उसके बाद इन्होंने डिलीवरी स्टार्ट की थी, तो 1 साल में इनकी ट्रेनिंग करवा सकते थे, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जो सर्विस वाले भाई हैं भाई, उनके पास तो डेली पता नहीं कितने कॉल आते होंगे। मैं भी 2-3 दिन में उनका कॉल करता रहता था। तो आप सोच सकते हो 40 स्कूटियाँ और 4-5 बाइक, अगर आधे भी लोग डेली फ़ोन करते हैं तो भाई उनके पास कितने कॉल आते हैं, तो मैं समझता हूँ। लेकिन जो सर्विस वाले भाई थे वो हमेशा दिलासा दे देते थे कि भाई आपकी ही बाइक पे लगे हुए हैं, बस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और फाइनली भाई 4 महीने तो लगाए, लेकिन बाइक फाइनली उन्होंने ठीक करके दे दी, तो उनसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान है कंपनी को देना चाहिए उनकी सर्विस पे। ये जो बाइक या स्कूटियाँ हैं उनमें इतने इशू क्यों आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, उनको सोल्व उनको करना चाहिए सबसे पहले। और जो पार्ट्स हैं उनको भी जल्दी अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर भाई से बात कर रहा था तो बता रहे थे पार्ट्स आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भाई ये कुछ दिखते हैं कंपनी की तरफ से। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप सिर्फ नेगेटिव से बता रहे हो, कुछ पॉजिटिव्स है या फिर नहीं? तो हाँ भाई, कुछ पॉजिटिव्स हैं जो मुझे अच्छे लगे। सबसे पहले जो इसका जो LED DRL है, जो हेडलाइट है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी अच्छा है, अंधेरे में भी आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा जो इंडिकेटर है उनमें भी LED लगी है, उनकी भी लाइट काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जिसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। हाँ, बाइक थोड़ा सा भारी तो है, जो आप नॉर्मली पेट्रोल बाइक चलाते हो उनसे थोड़ा सा भारी है, इसलिए स्टैंड लगाने के बाद ये थोड़ा और झुक जाता है, क्योंकि इसमें जो सेंटर स्टैंड है वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो इसकी ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, जब तक आप ब्रेक से पैर नहीं हटाओगे ये बाइक आगे नहीं बढ़ता है, इसमें सेंसर लगे हैं। इसके अलावा इसमें आपको GPS भी मिल जाता है, मतलब ऐप से आप बाइक देख सकते हो कि फिलहाल आपका बाइक कहाँ पे है। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई इतने सारे फीचर्स का क्या ही फायदा, जब बाइक का जो बेसिक काम है जो कि चलना, क्योंकि बाइक या स्कूटर हम इसलिए लेते हैं ताकि अगर हम कहीं हमें जल्दी पहुंचना है, कुछ सामान लेके आना है, कहीं भी जाना है, आसानी से हम जा सकें। जब ये बेसिक काम ही नहीं कर पा रहा है, ये चलता ही, जब ये चल ही नहीं रहा, क्योंकि जब इसमें सिस्टम इशू आता है, ये पाकड़ शो करता है, ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है, तो इसका क्या ही फायदा। इससे अच्छा तो लोकल स्कूटी हैं, वो कम से कम चलती तो हैं। तो इस बाइक में ऐसा कुछ मोड़ दो, अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम इसको घर पे या फिर सर्विस सेंटर पे हम इसको लेके जा सकें। क्योंकि अगर इसमें रास्ते में कोई इशू आ गया, एक बार तो सड़क के बीच में ये रुक गया था, तो अगर रास्ते में कोई इशू आ गया तो आपको इसको भाई किसी ऑटो वगैरह में डाल के ही लाना पड़ेगा सर्विस सेंटर तक, वरना ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। तो इतने सारे फीचर्स का हम क्या ही करेंगे। तो अब बात करते हैं आपके सवाल की कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या फिर नहीं। तो एक लाइन में बताऊं तो भाई आप किसी दूसरी कंपनी की तरफ देख सकते हो, और अगर आपको ओला का ही लेना है तो आप या तो इनका जो रोडस्टर आने वाला है उसका वेट कर सकते हो, या फिर जो रोडस्टर X Gen 2 आएगा, जैसे कि रोडस्टर X है तो इसका जो Gen 2 आएगा उसका वेट कर सकते हो। क्योंकि ये थोड़ा बहुत सर्विस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब मैं इनके शोरूम में गया था जो इंडिकेटर और जो रियर व्यू मिरर के लिए, तो मैंने देखा था वहाँ पे जो 4-5 बाइक थे, अब एक ही बाइक बचा था, और जो 40 स्कूटियाँ थी वो लगभग 20-25 बची थी। तो इस सर्विस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है ये कुछ दिनों में नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। इनकी सर्विस में काफ़ी इशू आ रहे थे, तो काफ़ी दिनों से जो प्रोडक्ट है कोई नया लॉन्च नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ दिनों में ये रोडस्टर या फिर रोडस्टर X Gen 2 लॉन्च करें।
जो भी प्रॉब्लम इसी बाइक में हुई हैं, तो हो सकता है जो आगे आने वाले जेन 2 हो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप उनका वेट कर सकते हो। और अगर आपको अभी लेना है, अभी आपको ज़रूरत है, तो एक बार आपका जो नियर बाय सर्विस सेंटर है आप उसको विजिट कर सकते हो। जो सर्विस वाले भाई है आप उनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा आपके आसपास अगर किसी के पास ओला की स्कूटी या फिर बाइक है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी रिव्यूज़ देख सकते हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ऐसे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे ओला की स्कूटी या बाइक के, तो आप उनको भी देख सकते हो। उसके बाद आप डिसीजन बना सकते हो अपना। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सोच समझ के डिसीजन बनाना हो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम आपको भी हो सकती हैं, जैसे कि जो मुझे हुई या फिर जो कुछ लोगों को हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। तो उसके लिए रेडी रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगी ही आपको, लेकिन हो सकती हैं, तो दिमाग में रखना ये बातें, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाना। तो भाई ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसी ओला रोडस्टर एक्स के साथ। फिलहाल ये 3 महीने से बिल्कुल ठीक चल रही है बाइक। उम्मीद है इसमें आगे भी कोई इश्यू नहीं आएगा। वैसे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओला की स्कूटी या बाइक के साथ, आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक आपकी जो बाइक या स्कूटी है वो सर्विस सेंटर पे खड़ी रही है, इसके बारे में अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी जरूर से कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा इस बाइक का जो रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट है वो आपके लिए कर पाऊँ कि रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज देता है इको स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड पे। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आपके लिए वो लेके आ पाऊँ। और कुछ मोटो व्लॉग्स भी आपको शायद देखने को मिल सकते हैं, तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।